कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? तो निश्चित शुष्क और आर्द्र शीत ऋतु, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु ये सवाना प्रदेश की विशेषता है। तो अगर आप सिंपल समझें सवाना जलवायु की क्या विशेषता है, तो इसमें लंबा होता है शुष्क मौसम, माने वर्षा यहाँ ज्यादा नहीं होती है, शुष्क मौसम बना रहता है, और लघु वर्षा काल, यानी वर्षा जो है कम समय के लिए होती है, लेकिन जब होती है बहुत तेज होती है। तो ये सवाना जलवायु की ये प्रमुख विशेषता है। हमारे दक्षिण भारत में ऐसा होता है जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश होता है, वर्षा नहीं होती, लेकिन जब होती है तो मूसलाधार होती है। आगे बात करते हैं किसमें तटरेखा नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान है, लेकिन ना पढ़े हो तो बहुत कठिन भी है। वो प्रश्न है कि कौन सा सागर है जिसमें तटरेखा नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सागर का नामकरण बिना तटरेखा के सहारे हो जाए। हमारा जो भारत है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो इसकी तटरेखा हमारे भारत के पश्चिम से लगती है। इधर बंगाल की खाड़ी है, उसकी भी तटरेखा लगती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं उनकी किसी न किसी महाद्वीप या लैंड एरिया से समुद्र तटरेखा है। लेकिन एक ऐसा सागर भी है जिसकी तटरेखा है ही नहीं, यानी तटरेखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो पानी से ही घिरा होगा। तो सार्गैसो सागर किसमें है? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में एक ऐसा एरिया है पानी का, शांत जल क्षेत्र है। कैसा है? शांत जल क्षेत्र है। तो फिर बोलोगे कि आप इसको सार्गैसो सागर क्यों कहते हैं? जब वो शांत जल क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर में ही है, तो सार्गैसो के नाम से उसको सागर क्यों कहते हैं? तो सार्गैसो सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक सार्गैसम नामक घास होती है, सार्गैसम घास। और इस घास को सबसे पहले पुर्तगालियों ने देखा था, और देखा कि ये जो घास एरिया जहां तक है वहां ऐसे ऐसे छाई रहती है, और जिस क्षेत्र में छाई रहती है उस पूरे क्षेत्र में ऊपर वो तैरती रहती है। तो है तो पानी ही, और पानी के ऊपर ये घास दिखाई देती है, तो ये अलग से वो एरिया वहां दिखाई देता है अटलांटिक महासागर में, इसीलिए हम इसको नाम दे दिए हैं सार्गैसो सागर। जैसे मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कैरिबुल लैमजाओ। वो उसको हम कहते हैं विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो पानी में तैर नहीं रहा है, उसके चारों तरफ पानी है, लेकिन वो बीच में लैंड एरिया में विकसित राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी चारों तरफ पानी है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो तैर रहा है। जैसे आप मांडू जाएंगे तो वहां एक हिंडोला महल और एक जहाज महल है। जहाज महल पानी के बीच में अवस्थित है, तो आपको लगेगा कि जहाज है पानी का। आगे बढ़ते हैं, हिमानी के जलमग्न होने से किस प्रकार की तटरेखा सीमा बनती है? तो हिमानी मतलब ग्लेशियर, वो जो जब जल में मिलती है, पानी में मिलती है। मान लीजिए कोई हिमानी है, चट्टान है, और वो जब जल में सागर में मिलेगी तो कौन सी से आकृति बनेगी? तो वहां ऐसे छोटे छोटे इस प्रकार संरचना कटक बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं फियोर्ड तट। क्या कहते हैं? फियोर्ड तट कहते हैं। और ये जब जलमग्न क्षेत्र में आती है तब इसका निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा फियोर्ड तट। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित कौन सा है? तो इसकी हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की थी। पूछा गया है सही सुमेलित कौन सा? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, कंपास ब्राजील घास का मैदान सही है, पार्कलैंड अफ्रीका ये गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास का मैदान है इसी को पार्कलैंड भी कहा जाता है। तो पार्कलैंड अफ्रीका ये जोड़ा गलत हो जाएगा। और अफ्रीका में कौन सा है? तो अफ्रीका में वेल्ड होता है, वेल्ड घास का मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों रोबस्टा क्या है? रोबस्टा के बारे में बताएं तो रोबस्टा एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये बताना है। तो ये काफी की प्रजाति है और ये अफ्रीका में होती है। एक प्रजाति है अरेबिका, ठीक है, रोबस्टा अरेबिका। इसका भी उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और ये जो है अफ्रीका में होती है रोबस्टा, काफी की प्रजाति है। अरेबिका भी इसकी प्रजाति है और भारत में कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है। तो भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। सिनकोना एक वृक्ष है जिससे कुनैन छाल से उसकी छाल निकाली जाती है और उससे मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, तो सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से हम क्या निकालते हैं? कुनैन नामक दवा मिलती है। ठीक, कुनैन दवा मलेरिया रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, संसार का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है ईरान, ये फर्स्ट है। और सेकंड नंबर में पूछे तो सेकंड में स्पेन आ जाएगा। ठीक है, हमारे भारत में कहाँ होता है केसर का उत्पादन, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे है यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है? निकोपाल एक स्थान का नाम है और यह स्थान किस देश में है? यूक्रेन में है। किस खनिज के लिए जाना जाता है ये बताना है। तो दोस्तों यूक्रेन में निकोपाल नामक जो स्थान है वो मैग्नीज के लिए उत्खनन के लिए जाना जाता है। अभी जो यूक्रेन और रूस संघर्ष चल रहा है उसके पीछे रीजन यही है कि रूस को जो है यूक्रेन के जो क्षेत्र खनिज संपन्न है उन पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाएगा और वह क्षेत्र एक मैग्नीज का है और उसको कहते हैं निकोपाल। कहाँ है? यूक्रेन में है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी कौन सी क्रिया संपन्न होती है कूलगार्डी में? तो कूलगार्डी एक खदान का नाम है। कूलगार्डी क्या है? खदान है। ठीक है, और ये खदान कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कालगोर्ली और कूलगार्डी। कूलगार्डी है एक कालगोर्ली नाम से है, दोनों जुड़वा खदानें हैं और ये खदानों में जो खनिज निकाला जाता है वो सोना है। तो स्वर्ण खदान के लिए हम इन जो खदान है इसका नाम फेमस है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ दिया है देश और एक तरफ दिया है खनिज। तो तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? इसका बताना है। ये तांबा एरिजोना प्रांत में होता है यूएसए में, ये सही है बिल्कुल। कोयला का कराजास में नहीं होता, ठीक, ये गलत जोड़ा है। लौह अयस्क रास तनूरा ये भी गलत है। ये जो क्षेत्र है रास तनूरा ये सऊदी अरब में है और ये प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये सऊदी अरब में कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं, रुकवा झील तंजानिया में किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो रुकवा झील तंजानिया अफ्रीका में एक देश है, वहां से एक खनिज का उत्खनन किया जाता है उस झील के आसपास, क्योंकि वहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जब नाम आता है तो सीधे कोयला का नाम आपके ध्यान में आना चाहिए। जहां भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी वहां कोयला पाया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोयला। आगे बढ़ते हैं, रूर बेसिन किस औद्योगिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रूर एक शहर का नाम है और उस क्षेत्र के नाम पर इस बेसिन का नामकरण हुआ है और ये है जर्मनी में। ठीक, और ये जर्मनी में जो है कोयला के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा कोयला है यहाँ, तो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है और फेमस है। इसीलिए किसी भी देश में अगर ज्यादा कोयला होगा उसको हम कह देंगे उस क्षेत्र का रूर। तो भारत का रूर क्या है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कोयला होता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ? तो जर्मनी में है। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है और इसी क्षेत्र को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। दोनों कब्जे को लेकर इस घाटी पर कब्जा करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, कोयला क्षेत्र दिया है और एक तरफ दिया है देश का नाम। तो बताना है आपको कि ये जो कोयला क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है किस देश में अवस्थित है? तो रूर है, ध्यान रखिएगा ये रूर है। रूर कहाँ है? जर्मनी में, हमने इसको देख लिया। डोनेटस्क कहाँ है? डोनेटस्क या डोनेट्ज ये वो शहर है जहां अभी रूस ने कब्जा कर लिया है, ये यूक्रेन का शहर है, इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। कुजनेटस्क कहाँ है? कुजनेटस्क भी कोयला का क्षेत्र है, रूस में है। लंकाशायर कहाँ है? यूके में है और ये भी कोयला का क्षेत्र है, तो लंकाशायर यूके। तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। डोनेटस्क क्या हो जाएगा? यूक्रेन। कुजनेटस्क रूस, लंकाशायर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और रूर जर्मनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अनुकूल होने के कारण किसे जो है श्वेत कोयला कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है जल विद्युत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है और नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब धरती में 71% जल है, 29% स्थल है, जल कभी नष्ट नहीं होगा और उससे जल का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किया जाता रहेगा। नवीकरणीय है, पर्यावरण हितैषी है, इसीलिए इसको श्वेत कोयला की उपाधि से, श्वेत कोयला की संज्ञा से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा जल विद्युत को। आगे बढ़ते हैं,
कौन सा देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है? तो दोस्तों गैसोहाल क्या होता है? गैसोहाल जो है, गैसोहाल पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, गैसोहाल कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इन मामले में सबसे आगे है। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से आपको क्या करना है, विचार करना है। बताइएगा। समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा ज्वार से पैदा हुई ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है, सही है, बिल्कुल सही है। सागरीय तरंग से ऊर्जा एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है, बिल्कुल। आगे, समुद्र जल के तापांतर से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे सागरीय तापीय प्रवणता ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही। यानी इसके सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका नवीनीकरण होता रहता है, यानी एक बार नष्ट हो जाएगा तो फिर से इसका नवीनीकरण हो जाएगा, यानी फिर से उत्पन्न किया जा सकेगा। तो ऐसा है जल विद्युत, जल अथाह है, हम दोबारा जल विद्युत बना सकते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश, सूर्य जब तक रहेगा तब तक ऊर्जा मिल जाएगी, ये दोनों सही है। परमाणु ऊर्जा, ये रेडियोधर्मी होता है और रेडियोधर्मी संसाधन हमारे पास कम है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के द्वारा प्राप्त होती है, ये भी कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल क्या, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन कौन से हैं? केवल 3 और 4। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, 4। आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका की लौह इस्पात उद्योग से संबंधित क्षेत्र में किसको जंग का कटोरा कहा जाता है? जंग मतलब क्या होता है? रस्ट। रस्ट क्या है? जंग मतलब जैसे मोर्चा लगना, ठीक है। तो ये रस्ट का कटोरा किसको कहा जाएगा? जहां सबसे ज्यादा लोहा इस्पात होगा। लोहा इस्पात कहाँ होता है? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग अमेरिका का वह क्षेत्र है जहां लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा होता है, इसीलिए इसको जंग का कटोरा कहा जाता है, यानी जंग लगने वाली घटना यहाँ देखी जा सकती हैं। आपको बताना है भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है। ठीक, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो जहां लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा होगा उसको पिट्सबर्ग कहा जाएगा। अंदाजा लगाइए भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक, कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? दोस्तों फुटलूज, ये जो शब्द है इसका मतलब समझिए। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चे माल की दूरी मायने नहीं रखती। माने यदि आपके पास कोई इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की है, ठीक, आईटी सेक्टर में क्या चाहिए आपको? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए चाहे आप इंदौर में लगाओ, चाहे दिल्ली में लगाओ, चाहे अमेरिका में लगाओ, वो जो है कच्चे माल रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो लगभग सभी क्षेत्रों पर समान महत्व है, समान लागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस में आ जाएगी? फुटलूज उद्योग में। लेकिन अगर आप सीमेंट कारखाना बना रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, तो जहां आपको खनिज मिलेगा, कोयला की आपूर्ति हो जाएगी, वहीं आप खोलेंगे। तो इस तरीके से उसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ता है? तो दोस्तों ट्रांस कैनेडियन हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा राजमार्ग है और ये जो है कनाडा में है। कनाडा में किसको किसको जोड़ता है? तो पूरब और पश्चिम की सिटी हैं, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि कनाडा में है और ये सबसे बड़ा हाईवे है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? हाईवे है। अगर हम इसकी दूरी ज्ञात करें तो 7276 किलोमीटर इसकी दूरी मापी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त रास्ता, समुद्री रास्ता क्या है? तो पहले इस मार्ग का आविष्कार हुआ था जल मार्ग का। ठीक है, और जल मार्ग के द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था, क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार हुआ नहीं था और स्थल मार्ग में इतने तीव्र संसाधन वाले वाहन नहीं थे हमारे पास। तो समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था और उस समुद्री रास्ते में जो सबसे ज्यादा व्यस्त हुआ करता था, मतलब जो महासागर से ज्यादा, ये मान लीजिए 2 महाद्वीप है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला भाग है, यहाँ से ज्यादा व्यापार हुआ करता था, इंग्लैंड को अमेरिका से जाता था। ठीक, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से ज्यादा होता था, क्योंकि यहाँ जो है हवाएं इस तरीके से प्रभावित नहीं करती थी नाव को, तो आसानी से नाव जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। ठीक, लेकिन जो भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला अटलांटिक महासागर है, वहां
जो पछुआ हवाएं चलती हैं जिनको हम प्रचंड, पचासा, चीखता, साठा कहते हैं। अश्वत्थांश का भी नाम सुने होंगे, जहां लोग ले जाते थे घोड़ों को लाद कर नावों को, और नावें नहीं चल पाती थी, घोड़ों को समुद्र में गिरा दिया जाता था, उस अक्षांश को अश्वत्थांश कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ स्थित है दोनों सिरों पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट सईद और स्वेज, ठीक। ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर 1869 में बनाई गई। यदि ये नहर ना बनती तो हमें समुद्र के रास्ते ही यूरोप से जो है भारत आना होता, और जो यूरोप से भारत आने का जो मार्ग है स्वेज नहर के द्वारा बहुत आसान हो गया। तो यहाँ आप भूमध्य सागर जब देखते हैं, भूमध्य सागर के बाद है ये अफ्रीका है, और इधर जो एशिया के, पश्चिमी एशिया के देश हैं, इधर है भूमध्य सागर, इधर है लाल सागर। यहाँ जो नहर बनी इसको जोड़ने के लिए उसको हम बोल दिए स्वेज नहर। तो यहाँ जो बंदरगाह हैं, तो पहला बंदरगाह है पोर्ट सईद जो भूमध्य सागर की तरफ है, और इधर लाल सागर की तरफ जो बंदरगाह है उसको हम स्वेज बंदरगाह कहते हैं, और इसी के नाम पर इस नहर का जो है नामकरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रजाति वर्गों में से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। तो मूल निवासी किसको कहा जाता है? जो उस क्षेत्र विशेष के मूल व्यक्ति होते हैं, ठीक। तो उसी में से जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में द्रविड़ है, दक्षिण क्षेत्र के आदिवासी जिनको हम आदिवासी कहते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो जो मूल निवासी है उनको कहा जाता है मंगोलायड, और मंगोलायड को रेड इंडियन भी कहते हैं, ठीक है, रेड इंडियन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जो पिग्मी जनजाति है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी घाटी। कांगो एक नदी है और यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसको कहते हैं पिग्मी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो। कांगो कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका में मध्य में स्थित देश है, और यह देश जो है भूमध्य सागर से, मतलब भूमध्य सागर इस जो भूमध्य रेखा है उस देश को स्पर्श करती है, ठीक। आगे बात करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन, और चीन में सबसे लंबी नदी लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है, और उस नदी का नाम है यांगत्से नदी, ठीक। तो यांगत्से नदी या यांगत्से कियांग इसका नाम है। ये कहाँ है? चीन में है, और 6300 किलोमीटर लंबाई है।